दिन है लगा बढ़ने, जाड़ा भी कंबल संग अब लगा खिसकने, रैन हुई छोटी और दिन है लगा बढ़ने। मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई ये पंक्तियां 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, पर इनमें अब भी इतनी ताजगी है मानो अभी अभी लिखी गई हों। संस्कृत एक अद्भुत भाषा है। इसमें लय है, गति है, लचीलापन है और मधुरता भी। साथ ही ये नपीतुली है, सटीक है। आज से 2600 साल पहले पाणिनि ने जो व्याकरण के नियम बनाए, संस्कृत आज भी उन पर चल रही है। चौथी और छठी सदियों के दरमियान गुप्त निजाम ज़हनी और आर्थिक विकास का मापदंड बन गया। गुप्त काल को हिंदुस्तान का सुनहरा दौर माना जाता है। संस्कृत साहित्य के अमर महाकाव्य इसी दौर में लिखे गए। झर 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 बूंद झरी, बूंद झरी बूंद झरी, झर 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 बूंद झरी, मोरी की काया पर पावस की बूंद झरी, बूंद झरी बूंद झरी, झर 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 बूंद झरी, मोरी की काया पर पावस की बूंद झरी। गन्ने का रस टपका मीठी पगडंडी, गन्ने का रस टपका मीठी पगडंडी। बढ़ी हवा हाथ लिए केसरिया झंडी, बढ़ी हवा हाथ लिए केसरिया झंडी। गन्ने का रस टपका, गन्ने का रस टपका, गन्ने का रस टपका मीठी पगडंडी। दादी को जाड़ी ने पकड़ा, दादी को जाड़ी ने पकड़ा, पकड़ा है ऐसे की हाड़ हाड़ जकड़ा। दादी को जाड़ी ने पकड़ा, दादी को जाड़ी ने पकड़ा। स्वर्ण युग अचानक ही गुप्त काल में नहीं शुरू हुआ, बल्कि मौर्य काल में ही इस सांस्कृतिक विकास की नींव डाली गई थी। इसके बाद गुप्त काल में शिखर पर पहुंचने तक बाहर से आई यूनानी, शाका और कुषाण जातियों ने भी भारतीय संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया। यहां तक कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि स्वर्ण युग गुप्त काल नहीं, कुषाण काल था। इस दौर की शिल्प कला बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, जिसके नमूने हमें दक्षिणी और पश्चिमी भारत के चैत्यों और विहारों में मिलते हैं, जैसे कि अजंता। अजंता की दीवारों पर बनी तस्वीरें हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जो ख्वाब है और हकीकत भी। इन तस्वीरों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया। महात्मा बुद्ध ने कहा था, औरतों से दूर रहो, उनकी तरफ नजर तक न उठाओ। लेकिन इन तस्वीरों में सुंदरियां, राजकुमारियां, नाचने गाने वालियां, उठते बैठते, श्रृंगार करते, समारोहों में भाग लेते दिखाई देती हैं। इन तस्वीरों को बनाने वाले बौद्ध कलाकारों ने कितनी गहराई से, कितनी शिद्दत से अपनी दुनिया को महसूस किया होगा, और उतने शदीद जज्बे से ही उन्होंने शांत और गैर दुनियावी बोधिसत्व की तस्वीरें भी बनाई। गुप्त काल से पौराणिक देवी देवताओं की आराधना के लिए मंदिर स्थापित होने लगे। पौराणिक देवताओं और कथाओं पर आधारित शिल्प वस्तुएं बनने लगीं,
जिनकी कला शैली बौद्ध कला से काफी मिलती जुलती थी। इसके अलावा श्रृंगार रस पर आधारित शिल्प कला का भी विकास हुआ। विदेशियों की देखा देखी राजा महाराजा भी अपनी प्रतिमाएं बनवाने लगे। गुप्त वंश के राजाओं ने नृत्य, संगीत और नाटकों को भी बढ़ावा दिया। कुतुब मीनार के इस स्तंभ को गुप्त वंश के विक्रमादित्य ने विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था। इस पर बहुत उम्दा कारीगरी की गई है। सबसे ऊपर है एक कमल का फूल, गुप्त वंश की निशानी। गुप्त काल की जो खासियत थी, जिस वजह से उस काल को गर्व से याद किया जाता है, वो थी कला और साहित्य का पुनर्जन्म। वेद, महाभारत और रामायण के महान युग के बाद ये संस्कृत साहित्य का शानदार काल था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने दरबार में उस जमाने के सबसे महान लेखक और कलाकार जमा किए, जिनमें कवि और नाटककार कालिदास भी थे। कालिदास समेत तमाम नाटककारों की भाषा में संस्कृत के अलावा प्राकृत का इस्तेमाल किया गया है। आम बोलचाल की प्राकृत और ऊंचे वर्ग की संस्कृत के मेल का मकसद था नाटकों को आम दर्शक के करीब लाना। कालिदास के जमाने से कुछ पहले सातवाहन काल में मृच्छकटिक या मिट्टी की गाड़ी लिखा गया। शूद्रक के इस नाटक में उस दौर की वास्तविक झलक मिलती है। अरे द्वार खोलो, द्वार खोलो, अरे हमका बचाओ, इनसे साइडों से बचाओ। द्वार खोलो, द्वार खोलो, हमरा के बचाओ, मालकिन, मालकिन, हमरा के बचाओ, हमरा के बचाओ, मालकिन, हमरा के बचाओ। डरिए मत, आप यहाँ सुरक्षित हैं। मदनिका, द्वार बंद कर दे। किससे डर है आपको? हमारे ऊपर वो माथुर के 10 सोना का सिक्का उधार बढ़े। मदनिका, द्वार खोल दे। मालकिन, हमारी मलकिन जानते चाहत है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इतने कैसे आन भयो और कौन से डरे हुए हो? पाटलिपुत्र हमार जन्म स्थान बढ़ुए, घर द्वार के हम संतान बानी। हमार धंधा मालिश करे का हुए है। अच्छी कला सीखी है आपने। मालकिन, एकरा के तो हम कला समझ के सीख ले रही, पर अब तो ये खाली हमार धंधा बन के रह गई। का करी? ओहो, आगे सोई कहो। आवे जावे वालन के मुंह से सुनत रही कि ये नगर बहुत अच्छा और सुंदर हुए। यही खातिर अपने बाबूजी के संग हम यही नगर चलैली और एक मानुष के संग लग नौकर रह गई। वो मानुष तो ऐसन के वैसन मानुष मिलत मुश्किल। उनका तो सारे जहां का चिंता आपन लागत रहेला। केहू के दुख उनका लागल कि आपन दुख हुए। का ऐसा भी कोई आदमी जो उज्जैनी में है? मेरा हृदय कह रहा है मैं उन्हें जानती हूँ। अरे तभी उनका नाम बताओ ना। कौन हुए जो उनका नाम नहीं जानत बा? अरे वो तो चारों दिशाओं में चंद्रमा के समान चमकत बारन। उनका नाम बढ़वे श्री चारु दत्त। मदनिका, आर्य को पंखा झेलो। देख नहीं रही आर्य कितने थके हुए हैं? आर्य, आप यहाँ इस आसन पर बैठिए, इस घर को अपना ही समझिए। मालिक का नाम लेते हमारी पूछ कितना बढ़ गई। अब नहीं मालकिन, नहीं, हम यहाँ ठीक बानी। अरे अपनी कथा आगे सुनाए। अपने मालिक के हाथ पांव दबाते हम तो अपने दिन गुजारते रही, पर यही दिन से हमारे मालिक निर्धन भइले, वही दिन से हम जुआ खेलते लगी और अपना जमा पूंजी गवा देली। हमार करम मेरी भइले। वो माथुर से हम 10 सोना का सिक्का हार गइल बा। अरे कोई पकड़ो रे! अरे चोर है, चोर इसी घर में घुसा है, देखो। मालकिन वो आ गई अपने संग लेके। मालकिन अब आप ही बताओ हम क्या करें, हमको तो काही सूझत नहीं। सुन, जाकर उन्हें ये दिया और कहना आर्य ने दिया है। जैसे तमई मनसा। अरे आप निर्भीक होकर प्रस्थान करें। अगर हुक्म होए तो अपने कुछ सेवा कर दी। आप जिनकी सेवा करते आ रहे हैं सदा उन्हीं की करते रहिए। ना ही कहेगा कैसन सुंदर ढंग बा। मालकिन, जुआ के खेल में हम तो बर्बाद हो गई। आज ऐसे काने पकड़त बानी कि अब कभी जुआ नहीं खेलब। अबे हम बौद्ध भिक्षु बन जाए। अरे इतनी उतावली ना कीजिए। नहीं मालकिन, नहीं, हम सोच ले बानी कि अब
जुआ खेल के और बेइज्जत नहीं हो। अब बौद्ध भिक्षुक बनी रास्ता पर माथा उठाई के चला। मदनिका, मदनिका, आर्य वसंत सेना से कहो कि चारू दज्जी की गाड़ी बाहर आ गई है। बुद्धं शरणं गच्छामि। अरे ये हमार चीवर तो किचड़ाइल पानी में खराब हो गई बा। अब का करी? चलो हम कीमा खंगाल ली। ये राजा के सार के बगान हुए, यही लागी कि वहां ज्यादा देर रुकल ठीक नहीं। हाँ। अरे तू रुकी जा, क्या करियो? अरे ये तो राजा का साला संस्थान ही आ गई। अब तो एक ही रास्ता बा, चले बुद्ध की शरण में। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। ओ बैला महाराज, थोड़कन देर से भागोगा, मछलियां बैला होगा हमें। अरे सूरज देवता मुंह के ऊपर आ गए हमें। देर होगी तो संसारक मार मार के मोरे हार गोड़ा तोड़ डाली। अरे अंदर ले आ शिवर, अंदर ले आ। कौन डहार ला गाड़ी भीतर लाऊंगा महाराज? अरे यहीं से जहाँ से दीवार टूटी है। और गाड़ी बैला टूटा टूटा जाई तो गा। अरे काहे को बक बक करते हुए? टूट जाने दे सब कुछ, अंदर ले आ। हाँ महाराज, मोरता जाही। चल रही बेला, चल रही गाड़ी। अरे जाके देख, गाड़ी में सब कुशल मंगल तो है। वसंत सेना, हे भगवान, एक हिंदी समाज बाग के पीछे चली आई है। तुम यहाँ? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम। नहीं, मैं तो। सुनिए, वसंत सेना आपके दर्शनों के लिए आई है। हाँ? वसंत सेना, हट तू। ओहो, मेरे भाग्य खुल गए। वह दिन मुँह से रूठ गई थी। आज जाके पावन पे गिर के मैं माफी मांग लूंगा। हाँ, यही उपाय उत्तम है। तू मुझ पे नजर रखियो। ओ मेरी अम्मा, ओ मेरी माँ, तो दो हाथन जोड़ मैं विनती कर तो, जन्मों से तेरो रूप पुजारी। तू हट मूर्ख, कदा चले। महाराज, तू इस पैरमानी को कहाँ से उठा लाया? महाराज, रजवाड़ा के रास्ते में भीड़ हो गई रही। मैं उद्यान के पास खड़े रहो, काबर की एक फिन गाड़ी फंस गई रही। ओला धक्का देवर में उतरे रहो, तत्की जवान डोकीला अपन गाड़ी समझ के बैठ गई हुई। अच्छा, तो तू मुझसे मिलने ना आई है? उतार मेरी गाड़ी से, उतार, उतार। तू तो उस कंगले बमना से मिलने जा रही है ना? यही बात। वादिन मोकू ठुकरायो और आज मेरे मुंड पे लात मारो। उस्ताद, तूने मेरे गुस्से की आग को सुलगा दिया है। बुलाओ उसे, अगर उसमें शक्ति हो तो बचा ले। तो नाम ले रही है तो न्यायाधीश महोदय पधार चुके हैं। जिन्हें न्याय चाहिए वो उपस्थित हो। मोको न्याय चाहिए। मेरो नाम को डंका चारों ओर बजंतु है।
मैं राजघराने का सदस्य हूं। मैं राजा को साला हूं, पूरे देश को साला हूं मैं। राजा के साले साहब, नियम से। आप न्याय चाहते हैं? चाहता हूं। कहिए कहिए, किस पर अभियोग है? बात ये की, मेरे बहन के आदमी यानी कि मेरे जीजा ने मुझ पे खुश होके मोए पुष्पकरंडक उद्यान भेंट में दियो है। तो आज सवेरे जब मैं वहां गयो तो मैं जो देखो वो पे विश्वास नहीं भयो। मैं देखो वहां पे एक औरत की लाश बिछी थी। लाश? क्या आप जानते हैं किसकी लाश थी वो? जानू मैं, बाकू कौन न जाने। वो लाश थी वसंत सेना की। कोई लालची वाकू सुने उद्यान में ले गयो। वहां पे वाकू सारे गहने उतार लियो, वाकू गला घोट के मार डालो। मैं नहीं। नगर सैनिक भी कितने असावधान हो गए। मुंशी जी, मैंने नहीं, इनकी ये बात सबसे पहले लिख लीजिए। जो आज्ञा। ओ न्यायाधीश जी, ये क्या झमेला है? मैं कह रहा कि मैंने न्याय देखी या कि वो घटना अपनी आंखों से, बस। लेकिन आपने कैसे जाना कि धन के लोभ में ही उसे गला घोंट कर मारा गया है? मैं मूर्ख नहीं हूं। वाकू गला सूझ गयो तो बाकी शरीर पे एक कड़ गहना ना है तो बाकी मैं सोचूं। न्यायाधीश महोदय, सच्चाई जानने के लिए वसंत सेना की मां की उपस्थिति आवश्यक है। अवश्य। शोधनक। जी सरकार। जाकर वसंत सेना की मां को लिवा लाओ। और हाँ देखो, उन्हें कोई कष्ट ना हो। जो हुक्म। श्रीमान, आप सभी सुखी रहें, प्रसन्न हो। स्वागत है आपका। यह बतलाइए, वसंत सेना इस समय कहाँ है? वो अपने मित्र के यहाँ भेंट करने के लिए गई है। न्याय सभा को उस मित्र का नाम बतलाइए। मेरी पुत्री के मित्र हैं सागर दत्त के पुत्र, विनय दत्त के पौत्र चारू दत्त। वो व्यवसायियों के मोहल्ले में रहते हैं। मेरी पुत्री उन्हीं से भेंट के लिए गई है। सुना आपने? मैं वाय पे तो आरोप लगाता हूँ, वाय पे। पर चारुदत्त तो उसके मित्र हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं कि उन्होंने ही हत्या की हो। ऐसी स्थिति में चारुदत्त से पूछना ही उचित होगा। हाँ श्रीमान। शोधनक। जो आज्ञा सरकार। यहाँ आई आदरणीय चारुदत्त जी। न्याय मंडप और माननीय न्यायाधीश जी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है आर्य। शोधनक, आर्य चारुदत्त को आसन प्रदान करो। जी। देखा, एक स्त्री के हत्यारे को बैठने को जगह दी जा रही है। देव, आपको तो पूरा अधिकार है। और जे का न्याय है? नहीं, आप तो सर्वे सर्वा हो, कुछ भी कर सकते हो। चारुदत्त, न्याय सभा को यह बताइए कि इस भद्र महिला की पुत्री वसंत सेना के साथ आपका कभी किसी तरह का कोई लगाव या किसी तरह की कोई मित्रता रही है? और यह भी बताएं कि आप वसंत सेना को कब से जानते हैं? देखो कैसे संकोच कर रहे हो। एक अपराधी ऐसे ही संकोच करो है। उत्तर दीजिए चारुदत्त, न्याय सभा आपसे पूछती है, इसलिए संकोच न करें। मुझ पर आरोप किसने लगाया? मैंने। तो आप पागल हो गए। आप इनकी बात पर ध्यान ना दें। ये बताएं कि आपके उनसे संबंध थे? जी हाँ। इस समय वो कहाँ है? आर्य, उत्तर दीजिए। मुझसे मिलने के बाद वो घर गई हैं। मैं बस इतना ही जानता हूँ। बस इतना ही? नहीं। और वाकू फुसलाए के वाकू मेरे पुष्पकरंडक उद्यान में ले गयो। वहां वाकू कला दबाए के वाकू मार दियो। वाकू सारे जेवर चुराए लियो। वाकू बारे में बताओ। मुझे तो ये निर्दोष लगते हैं। फैसला नहीं, फैसला मत सुनाओ, न्याय सुनाओ। न्याय मुझे सही न्याय चाहिए। ये सत्य नहीं है श्रीमान। मेरी पुत्री ने गहनों की पिटारी चारुदत्त के पास रखवाई थी, परंतु जब उसे एक चोर चुरा ले गया तो उन्होंने उसके बदले उन गहनों से अधिक मूल्यवान हार भिजवाया था। ऐसा व्यक्ति चंद गहनों के लिए किसी की हत्या कर सकता है? चारुदत्त, वो पैदल गई थी या किसी वाहन से? मैंने अपनी गाड़ी तो दी थी, पर। शोधनक,
पुष्पकारंडक उद्यान जाओ और जाकर देखो वहां किसी स्त्री की लाश तो नहीं पड़ी है। जो आज्ञा सरकार। सरकार, वहाँ उद्यान में एक मेहरारू की लाश तो पड़ी है, पे ऊका जनावर खाए गए हैं। तुमने कैसे जाना कि लाश स्त्री की ही है? सरकार, ऊके लंबे लंबे केस और हाथ पांव देख के। ओह, जो जो विचार करता हूं उलझन और बढ़ती जाती है। चारुदत्त, तुम ही कहो सत्य क्या है? ये आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं एक स्त्री के ओहरे जैसे शामल लंबे केसों को पकड़कर उसकी हत्या करूंगा। हाँ, ये काम रखता है। ये हत्यारा अभी तक ऐसे ही खड़ा है। ये कहना है पर मैं निर्दोष हूँ। कही दे चारुदत्त, तूने बसंत सेना की हत्या करी है। कही दे। तूने बाई को फुसलाए के उद्यान में ले गए थे। नहीं, तूने बाई की हत्या करी है। नहीं, तूने बाई के जेवर चुराए हैं। नहीं, क्या के उल्टी सीधी बातें बता रहे हो? नहीं, तूने नहीं मान क्यों नहीं लेता? कह दे मैंने हत्या करी है। तुमने क्या तो दिया है? देखा, मान लिया ना। ये कह रहा है जेने बाकी हत्या करी है। बस नहीं, अब चा को प्राणदंड सुनाया जाए। न्याय सभा के सामने अब और कोई उपाय शेष नहीं है। शोधनक, चारुदत्त को बंदी बना लो। वाह, आज मैंने बहुत बड़ो काम पूरा किया है। रुको। क्या बात है? मोरा मालिक संस्थानक वसंत को मारतस भैया। ये क्या कहा तो? सच कहूँ भाई, चारुदत्त ने दोस्त से ये हत्या नहीं करे। स्थावरक, इधर आ। तू मेरा बेटे जैसे है। घर चल बेटे। दुष्ट, वसंत को मार के तेरे दिल को शांति नहीं मिली जो चारुदत्त को मार रहा। मैं लोगों के बीच सोने के गहनों हूँ। क्या मैं एक औरत को मारूंगा? चारुदत्त निर्दोष है और हत्या नहीं की है। और कौन कहतू है? मैं कहतू ने हत्या नहीं की है। झूठ। यही मेरा सोने के गहनों चुराओ तो, जिसके लिए मैं इसके हाथ पांव बांध के सजा दिया तो। अब जे माँ पे इल्जाम लगाओ तो अब इसको विश्वास करोगे नहीं ना? ये इसको ले, मैं जो कह तुम वो के। देखो भैया, देखो ये मोला सोने का देता है। जे सोना जे चुराओ तो इसके लिए मैं इसको सजा दिया तो। अब मुँह पे विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें लोग जी का फल भुगतोगे। हाँ, खान जी ठीक कहते हैं। ये सन उलट पर बात करा था ये। हाँ, भैया बोला माफी दे, जितने का तो मैंने करा भैया। उठो, तुमने सचमुच पूरा प्रयत्न किया है। भाई चांडाल, किसका इंतजार करते हो? जाए के जल्दी से मार का ही नहीं देते हुए। चलो। देखो भैया, मरे के बेरा हमार पिताजी कहे गए रहे कि जौन मारे के तुम्हारी बारी हो तो जल्दी नहीं करे के चाहे। काहे थे कि कभू ऐसन होता है कि कौनो धनी मानी आय के धन दे जाते है और अपराधी के छुड़ाए ले जाते है। तो कभू राजा के घर लड़का हो जाता है और मारे खुशी के अपने देन के छोड़ देते है। तो कबहू राजा बदल जाते है और सारे बंदी आजाद हो जाते हैं। चलो बेटा। चारुदत्त, ये जुलम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अपने मालिक की मर्जी से करत। तो जे को याद करना चाहो कर सकत हो। वसंत सेना को छोड़ और किसकी याद करूं? अरे चारुदत्त, अब प्रभु का सुमिरन करें, हम एक बार में अपना के दूसर लोक में पहुंचाए दे।
जिसकी मृत्यु के अपराध में आप इन्हें मार रहे हैं वो अभागन मैं हूँ, जीवित आपके सामने खड़ी हूँ। ये क्यों है जो हमको रोके? अरे ये क्या दशा हो गई है आपकी? अरे बसंत सेना तो जिंदा ठाड़ी है। ये ठीक है भला कि चारू दत्त पर फरसा नहीं गिरा। हमका इनकर कोनो गलती नहीं लागत है। नहीं, हमका चल के महाराज की बात बताए के चाहिए। जाओ। आ गई से जो ही फरसा उठा ऊंचे, मृत्यु ने उघरा मुंह अपना। तो ही कौन यह चली आई जिसने फिर मुझे खींच लिया यही श्लोक। मैं ही वो पापन हूँ जिसके कारण आपकी ये दुर्दशा हुई। प्रिय वसंत सेना, ये तुम हो? तुम ही हो ना? ये कांटे जिंदा हो गई से मोए जिंदगी का खतरा है। जो से भाग गई नहीं भलाई से। मृच्छकटिक के बारे में एक अमेरिकी आलोचक ने यूं लिखा है, मृच्छकटिक का लेखक चाहे कोई भी रहा हो, 4वीं सदी का था या 5वीं का, वो एक नेक, भला और समझदार इंसान था। उसकी भलाई और उसका ज्ञान एक उपदेशक की चाशनी भरी कलम से नहीं, दिल से उभरे थे। ऐसा नाटक सिर्फ वो ही सभ्यता पैदा कर सकती है जो पुख्ता और स्थिर होती है। जब कोई तहजीब अपने सारे मसाइल के हल सोच चुकी होती है तो ही इस तरह का शांत और सादा मनोरंजन तलाश करती है जैसा ये नाटक है। सदा सिन्नो सदा सित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था,